यदि हम भौतिकी के स्ट्रक्चर को एक किले की तरह जानें तो एक ऐसा पुराना खंडर है जिसे फिर से बनाया गया है। निश्चित ही इसकी नींव पौराणिक काल में रखी गई थी। इस भव्य किले के पुरातन होने का अंदाज़ा हड़प्पन, इजिप्टियन और बेबीलोनियन के बचे अवशेषों को देखकर लगाया जा सकता है। एस्ट्रोनॉमी पर लिखी गई सबसे पहली किताब सूर्य सिद्धांत के हैरतअंगेज करने वाले आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे मनीषी भौतिकी के नियमों से अनजान नहीं थे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस किले के नवनिर्माण के साथ साथ इसकी नींव को भी मजबूत करने का काम किया है। इन वैज्ञानिकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है सर आइजैक न्यूटन का, जिन्होंने ग्रेविटी और डायनेमिक्स के सिद्धांतों के साथ साथ ऑप्टिक्स, हीट फ्लो, एस्ट्रोनॉमी और विस्कोसिटी पर गहरे काम किए। फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज को लेकर न्यूटन का चिंतन इतना शक्तिशाली और सफल था कि 19वीं सदी के अंत तक किसी ने उनकी तह तक जाने की कोशिश नहीं की। एक जर्मन फिजिसिस्ट अर्नेस्ट मैक ने पहली बार न्यूटन को चैलेंज किया। हालांकि मैक के कामों से न्यूटोनियन फिजिक्स पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन उनके विचारों ने एक ऐसी क्रांति का बीज बो दिया था जो जल्दी होने वाली थी। अर्नेस्ट मैक के अनुसार न्यूटोनियन डायनेमिक्स की फंडामेंटल वीकनेस थी स्पेस और टाइम को लेकर न्यूटन की धारणा। न्यूटन का मानना था कि वो हाइपोथेसिस देने के बजाय ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से न्यूटन अपनी इस बात पर कायम न रह सके। समय को लेकर उनकी इस धारणा को देखिए। एब्सोल्यूट, ट्रू एंड मैथमेटिकल टाइम ऑफ इटसेल्फ एंड बाय इट्स ओन ट्रू नेचर फ्लोज यूनिफॉर्मली ऑन विदाउट रिगार्ड टू एनीथिंग एक्सटर्नल। मैक ने बताया, क्योंकि टाइम को मेज़र करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के फिजिकल मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। घड़ी उसी का उदाहरण है। इसलिए टाइम की प्रॉपर्टीज़ उन नियमों पर टिकी होनी चाहिए जो घड़ी के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। कुछ ऐसा ही तर्क उन्होंने स्पेस को लेकर भी दिया। सन 1900 के आसपास एक युवा छात्र मैक के आइडियाज़ से काफ़ी प्रभावित हुआ। उनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। रिलेटिविटी के बीज तो अर्नेस्ट मैक ने पहले ही बो दिए थे, लेकिन इसकी कहानी की शुरुआत होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी के एक विरोधाभास से। क्लासिकल मैकेनिक्स रिलेटिविटी के सिद्धांतों का अच्छे से पालन करती है, यानी किसी भी इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स के नियम एक जैसे रहेंगे। इनर्शियल से मेरा मतलब है या तो सिस्टम रेस्ट पर हो या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। पर क्या ये नियम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सिद्धांतों पर भी लागू होंगे? सतह से देखने पर हमें लगेगा कि नहीं, क्योंकि कोई चार्ज मोशन में होने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और रेस्ट में होने पर नहीं करता। कोई चार्ज जो किसी ट्रेन के साथ साथ ले जाया जा रहा हो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पर कोई इंसान जो ट्रेन में ही है उसके लिए चार्ज स्थिर है और कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। सेम चार्ज किसी के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और किसी के लिए नहीं करता। क्या एक विरोधाभास है? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक फ्राइट कार पर एक वायर का लूप लगा दिया और ट्रेन को एक बड़ी मैग्नेट के पोल्स के बीच से गुजरने दिया। जैसे ही लूप मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा, उसके अंदर मोशनल ईएमएफ एस्टेब्लिश हो जाएगा। फ्लक्स रूल के अकॉर्डिंग ईएमएफ इक्वल टू -d∅dt। याद रखिए, ये ईएमएफ लूप में मौजूद चार्ज पर लग रहे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से निर्मित हुआ है, जो कि ट्रेन के साथ मूव कर रहे हैं। साथ ही यदि कोई व्यक्ति ट्रेन पर खड़ा होकर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करे तो उसे क्या अनुभव होगा? इक्वल टू -d∅dt। फैराडेज लॉ और फ्लक्स रूल दोनों से ही हमें वायर के अंदर सेम ईएमएफ मिल रहा है। क्या ये मात्र एक संयोग है? आइंस्टीन ने इसे क्लू के तौर पर लिया कि शायद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी रिलेटिविटी के सिद्धांतों का पालन करता है। आइंस्टीन के मतानुसार दोनों ही ऑब्जर्वर का एनालिसिस वैलिड है, भले ही उनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो। एक कहता है कि प्रोसेस इलेक्ट्रिक है, दूसरा कहता है कि मैग्नेटिक है, लेकिन दोनों ही ऑब्जर्वेशन ठीक होनी चाहिए। सन 1905 में अपने पेपर्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस करते हुए आइंस्टीन ने कहा, द ऑब्जर्वेबल फिनोमिना हेयर डिपेंड्स ओनली ऑन द रिलेटिव मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड द मैग्नेट। एक ऑब्जर्वेशन में कंडक्टर लूप मोशन में है, वहीं दूसरे ऑब्जर्वेशन में मैग्नेट मोशन में है। मैक्सवेल्स इक्वेशन और क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के रिजल्ट को यूज़ करके वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड को प्रिडिक्ट किया गया, जिसका ये नतीजा निकला 1/√μ0 ε0 = c।
इस रोचक इक्वेशन ने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई। इस इक्वेशन में आई एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट परमिटिविटी और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को दर्शाते हैं, जो कि निश्चित रूप से कांस्टेंट है वैक्यूम के लिए। अब क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट c दो फंडामेंटल कांस्टेंट को किसी पर्टिकुलर वे में अरेंज करने पर मिलती है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट को भी फंडामेंटल कांस्टेंट होना चाहिए। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट ने इस बात को साबित भी कर दिया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के इन दो रोचक तथ्यों को आइंस्टीन ने समझा और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर अपने दो फेमस पोस्टुलेट दिए। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। द लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम्स। नंबर 2, द यूनिवर्सल स्पीड ऑफ लाइट। The speed of light in vacuum is the same for all inertial observers, regardless of the motion of the source. पहली पोस्टुलेट हमें बताती है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जो एब्सोल्यूट रेस्ट पर हो। वहीं दूसरी पोस्टुलेट स्पेस में मौजूद ईथर की धारणा को तोड़ती है।